हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस से ही है। और इसमें मैंने यहाँ तक बता दिया था कि किन पैरामीटर्स पर हम तीनों थेरेपीज़ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीनों थेरेपीज़ कौन सी? साइकोडायनामिक, बिहेवियरल वाली और एग्जिस्टेंशियल। अब ये बॉक्स समझाऊंगी मैं पहले, उसके बाद आएगा टॉपिक। ठीक है, तो ये है स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। क्लाइंट की प्रॉब्लम को कैसे किस तरीके से समझना है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। तो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, जो कि क्लाइंट की कोई भी दिक्कत है जिसके लिए वो तुम्हारे पास आया है ट्रीटमेंट लेने, उसको फॉर्मुलेट करना इस तरीके से कि तुम उसको कोई भी दिक्कत जो है ना उसका ट्रीटमेंट दे पाओ, सही कर पाओ उसको। ठीक है, तभी तो आता है ना क्लाइंट हमारे पास अपनी दिक्कतें लेके, क्योंकि उसको ये भरोसा ये विश्वास रहता है हम पर कि हम उसे ठीक कर देंगे, राइट। तो उसको मतलब थेरेपी देना इस तरीके से कि उसकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए, उसको ट्रीटमेंट भी मिल जाए और आगे भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वो उसको हैंडल कर पाए। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के अंदर ये एडवांटेजेस होते हैं। पहला, प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एक ही चीज़ है। थेरेपिस्ट का काम ये है कि वो समझ सके कि क्लाइंट को बेसिकली दिक्कत आ कहाँ रही है या इसकी दिक्कत के पीछे का कारण क्या है। अब वो चीज़ क्लाइंट को समझ नहीं आई है, क्लाइंट उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, तो थेरेपिस्ट का तो पूरा पूरा फ़र्ज़ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना उसकी दिक्कतों को समझना और वो किस चीज़ से गुजर रहा है उसको पूरा उसमें खुद को डाल के देखना। जैसे एम्पैथेटिक नेचर होता है ना थेरेपिस्ट का, तो उसमें खुद को रख के देखेगा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता, ये इस सिचुएशन से ये गुजर रहा है तो मुझे ऐसे करके इसकी सिचुएशन को समझ के इस हिसाब से इसको इसका सॉल्यूशन बताना है, इसको इसका ट्रीटमेंट देना है। तो यही लिखा हुआ है कि थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड कर सके पूरे तरीके से वो डिस्ट्रेस जो कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी। मेन जगहें अब पता लग गई, रिकॉग्नाइज कर लिया थेरेपिस्ट ने कि यहाँ यहाँ इस स्पेसिफिक प्लेस पर उसके क्लाइंट को दिक्कत आ रही है, उसने आइडेंटिफाई कर लिए वो एरियाज। अब उनको वो टारगेट करेगा क्योंकि उन्हें ठीक करना है, उन दिक्कतों को हटाना है, रिमूव करना है वहाँ से। तो थेरेपी लगाएगा, कोई ना कोई थेरेपी तो देगा ही अपने क्लाइंट को जिससे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और एरियाज़ को टारगेट करते हैं थेरेपी के लिए। ये हमने ऊपर के 2 पॉइंट्स में देखा। देन अगर क्लाइंट को हेल्प चाहिए, मान लो क्लाइंट को हेल्प चाहिए और उसको हेल्प किस चीज़ के लिए चाहिए, उससे क्या नहीं हो रहा है या उससे कहाँ दिक्कत आ रही है। मान लो क्लाइंट को हेल्प चाहिए क्योंकि उसकी इनएबिलिटी है, वो अपनी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर पा रहा है या जॉब वो नहीं संभाल पा रहा जो उसे करने के लिए मिली है, जो काम उसका है, जो ऑक्यूपेशन में जिसमें वो लगा हुआ है वो नहीं संभाल पा रहा उसको, या अपने सुपीरियर्स को वो फेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, इतनी एबिलिटी नहीं है उसमें क्लाइंट में। तो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन उसके बिहेवियर थेरेपी में, बिहेवियर थेरेपी लगाएंगे वहाँ पर। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन बिहेवियर थेरेपी होगा क्योंकि ऑब्वियसली जब वो लोगों के साथ डील नहीं कर पा रहा तो बिहेवियर थेरेपी लगाई जाएगी। मतलब कॉमन सेंस वाली बात हो गई ये तो बहुत, कि वो अपनी जॉब हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरा दूसरा ये था ना कि हाँ वो अपने सुपीरियर्स को, अपने बॉस को या जो भी उसके ऊपर है हाई अथॉरिटी में, उन्हें फेस नहीं कर पा रहा, इनेबिलिटी है उसकी, कमी आ रही है वहाँ पर, वो लैक कर रहा है। तो उसके लिए हम बिहेवियर थेरेपी लगाएंगे। इसका मतलब ये कि लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल्स है और एनजाइटी है। ठीक है, मतलब ये पता लग गया कि वो ना लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल का मतलब क्या होता है कि वो मना नहीं कर पाता, किसी को भी ना नहीं बोल पाता और उसी की वजह से उसको चिंता है, दिक्कतें आती हैं, टेंशन होती है, वरीज होती हैं। अब लोग तुमने देखा होगा ऐसे होते हैं, उसमें उन लोगों में असर्टिवनेस वाली स्किल नहीं होती। किसी ने भी कुछ भी रिक्वेस्ट करा उसको वो नो नहीं बोल पाते, करना नहीं चाहते तब भी हाँ 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 कर देते हैं और वो कर लेते हैं वो चीज़ जो वो करना नहीं चाहते। मतलब मना करना नहीं आता, किसी को ना बोलना नहीं आता, ये असर्टिवनेस होता है। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था चैप्टर 3 स्ट्रेस में। फिर भी अगर कुछ पूछना हो इस रिलेटेड तो पूछ सकते हो। तो मतलब लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल्स और एनजाइटी, इसी की वजह से उसको चिंताएँ आ रही है। अब किसी को मना ना कर पाना ना, मतलब उतनी हिम्मत ना होना उस टाइम पे जब कोई हमसे कुछ पूछ रहा है और हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें वो चीज़ नहीं पसंद, तो उसको ना बोलना, मना करना नहीं आता हमें। ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं या अग्री कर देते हैं जो भी वो कह रहा है, या मान जाते हैं जो उसने करने के लिए बोला। ये भी एक बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, होता होगा बहुतों के साथ। टारगेट एरियाज़ को फिर आइडेंटिफाई करा
कि इनएबिलिटी टू असर्ट वन सेल्फ और हाइटेंड एंजाइटी, ये पता लग गया ये दिक्कत है क्लाइंट में, ये यहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है, मना नहीं कर पाता वो, ठीक है, किसी को भी इनएबिलिटी है ये उसकी, या खुद को इस तरीके से वो हिम्मत नहीं दे पाता कि वो किसी को मना कर सके किसी चीज़ के लिए जो वो करना नहीं चाहता। इसकी वजह से एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो डिस्ट्रेस फेस करता है, डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में आ जाता है, मतलब वो वाला स्ट्रेस जो उसकी बॉडी के बैलेंस को तो दिक्कत पहुंचा ही रहा है और उसकी एबिलिटी टू कोप से भी बाहर जा रहा है, मतलब उसके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, जितना वो झेल नहीं सकता उतना उसको झेलना या सहना पड़ रहा है, वैसा वाला स्ट्रेस। तीसरा आता है चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट करोगे तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ होगा, तो तुमने क्या टेक्निक डिसाइड करी है, क्या चूज़ करा तुमने, कौन सी टेक्निक ली है, ये आ जाएगा इसमें। चॉइस ऑफ टेक्निक्स ट्रीटमेंट करने के लिए डिपेंड करता है थेरेपेटिक सिस्टम पर, जिसके अंदर थेरेपिस्ट को ट्रेंड किया जाएगा। थेरेपिस्ट ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। ऐसी कोई भी उठ के किसी को भी थेरेपी देने नहीं जा सकता, ठीक है। और इस ब्रॉड डोमेन के अंदर अगर हम देखें तो चॉइस ऑफ टेक्निक्स, टाइमिंग ऑफ टेक्निक्स, कब कब टेक्निक देनी है या कब कब उस इंसान को थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, कब रिक्वायर्ड है, कब नीडेड है, तभी देना। ऐसी किसी भी टाइम जाके भी हम नहीं दे सकते ना किसी को थेरेपी कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तुमने मुझे बताया था, तो मैं तुम्हें अब इस टाइम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अब थेरेपी दे दूँ, ये भी नहीं होता। जब सामने वाला चाहे, जब उसकी मर्ज़ी हो और जब उसे दिक्कत आ रही है तभी उसकी मदद करना। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के टाइम काम आना, आगे पीछे बाद में फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम के बाद जब टाइम निकल गया हाथ से, उस टाइम पे हेल्प करना इज़ लाइक यूज़लेस, ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ टेक्निक्स भी बहुत मैटर करती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ आउटकम ऑफ थेरेपी। अब क्लाइंट तुम्हारे पास आया है तो कुछ एक्सपेक्ट करके आया है, कुछ उम्मीदें हैं उसकी तुमसे कि तुम उसे इस जगह पे यहाँ हेल्प करोगे और आगे भी अगर ऐसा कुछ आता है तो वो डील कर सकेगा उससे। उसने तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करा है कि हाँ इसके पास जाऊँगा, इस बंदे के पास, तो मेरी ये प्रॉब्लम को ठीक करके देगा मुझे और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपने बारे में अच्छे सोचने का, प्लस आगे ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मैं उसे मैनेज कर पाऊँगा। एज आउटकम ऑफ थेरेपी, मतलब जो थेरेपी उसने तुम्हें दी, हाँ मतलब जो क्लाइंट को थेरेपी जो दी थेरेपिस्ट ने, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट यही निकल के आता है कि वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पर थेरेपिस्ट खरा उतरा। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो अपनी दिक्कतें तुम्हारे पास लेकर आया, उसने तुम पे अंधाधुंध भरोसा किया, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम उसे ठीक कर दोगे, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के दोगे, एंड थेरेपिस्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर कि तुमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कितने टाइम तक तुमने वो टेक्निक कब कब उसको देनी है, तुम उसकी प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझ पाए, तुम उसको खुद की जगह पर रख के, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया, हाँ तुम खुद को उसकी जगह पर रख के देख पाए कि नहीं देख पाए, प्लस तुमने उसके जो मेन एरियाज जहाँ उसे दिक्कत आ रही थी उसे आइडेंटिफाई सही तरीके से करा कि नहीं करा। तो ये थे स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, फिर भी मैंने बता दिया कि बाई चांस अगर आ जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ भी उठा के कभी भी पूछ ले किसी से एग्ज़ाम में, हम मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते इन एग्जामिनर पर, कुछ भी कहीं से पूछ ले 1 मार्क में या तीनों पॉइंट्स के नाम बताओ ऐसे कुछ, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया। देन लास्ट में छोटा सा पैराग्राफ से, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है, अनएंडिंगली ऑनगोइंग, मतलब इसमें धीरे धीरे चेंजेस मॉडिफिकेशन आते रहते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांस में फंसा हुआ है या क्या चीज़ फेस कर रहा है और तुम उसके साथ कैसे डील कर रहे हो। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। फॉर्मुलेशंस के अंदर रीफॉर्मुलेशंस भी आते हैं, जैसे मैंने बताया, वही मॉडिफिकेशंस, चेंजेस, ऑल्ट्रेशंस आते रहते हैं उस हिसाब से कि किस बंदे के साथ तुम डील कर रहे हो। तो फॉर्मुलेशंस के अंदर रिक्वायर हो सकता है रीफॉर्मुलेशंस, वापस से उन चीज़ों को बनाना या वापस से उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, अगर तुमने गलत समझा है, तुम्हें कुछ भी डाउट लगता है तो, ठीक है। क्योंकि क्लिनिकल इंसाइट्स इसमें हम लोग गेन कर लेते हैं थेरेपी के प्रोसेस में, ठीक है। मतलब क्लाइंट गेन करता है ना क्लिनिकल इंसाइट्स, उसको अपने बारे में अच्छे से पता लगता है, उसको अपनी दिक्कतों के बारे में समझने में और आसानी होती है, और वो उसी सेम चीज़ को जिसको पहले नेगेटिवली देख रहा था उसको पॉजिटिवली देखना सीखता है। तो वो एक क्लिनिकल इंसाइट गेन कर लेता है प्रोसेस ऑफ थेरेपी के दौरान, थेरेपी के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, और कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना, मैंने हमेशा बोला है, तुम लोग जितनी बार भी पूछोगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी वापस, बस पूछ लिया करना। अगर जैसे मेरी स्पीड कभी फ्लो में तेज़ हो जाए
या मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो करेक्ट भी कर सकते हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि यूजुअली पहला वाला और दूसरा वाला सेशन जो है वो क्लिनिकल मटेरियल होता है इनिशियल क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के लिए। मतलब इसमें बोलना चाह रहे हैं कि यूजुअली फर्स्ट 1 और 2 सेशंस यील्ड इनफ क्लिनिकल मटेरियल फॉर द इनिशियल क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। ये जो हमने पढ़े ना अभी स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के अंदर ये जो पहला वाला था अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी, ये दोनों थेरेपी का जब तुम सेशन करोगे अपने क्लाइंट के साथ, मतलब कोई थेरेपी दे रहा है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट है उसके साथ जिसको वो दे रहा है थेरेपी, उसके पहले और दूसरे सेशन के दौरान ही तुम्हें ज़्यादातर क्लिनिकल मटेरियल मिल जाएगा क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के लिए जो तुम्हें यूज़ करना है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, तुम्हारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया जो कि क्लाइंट है, तुम एक थेरेपिस्ट हो, उसको ट्रीट करने के लिए बैठे हो, तो पहले और दूसरी थेरेपी सेशन में पहली और दूसरी बारी जब तुम उसको ट्रीट करने के लिए उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए बैठोगे, इतने में ही दो थेरेपी सेशन में ही उससे मिलके तुम्हें पता लग जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तुम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे, क्योंकि थेरेपिस्ट तो वैसे भी मैंने बताया वो एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, सीखा सिखाया है, तभी वो थेरेपी देने आया है तुम्हें। तो तुम उसकी प्रॉब्लम को समझना सीख जाओगे। उसके आइडेंटिफाई तुम वही पहले 2 थेरेपी सेशन में ही आइडेंटिफाई कर लोगे, उसकी वो वाले एरियाज़ जहाँ पे उसे मेन दिक्कत आ रही है उसे टारगेट करना शुरू करोगे, उसे ट्रीटमेंट देने की टेक्निक्स भी सोच लोगे तब तक। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले और दूसरे थेरेपी सेशन के दौरान ही हमें ज़्यादातर क्लिनिकल मटेरियल मिल जाता है, जिसकी वजह से हम क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के जो स्टेप्स हैं इनका प्रोसेस करना शुरू कर दें। और ये एडवाइजेबल है, मतलब एडवाइस दे रहे हैं तुम्हें, ये बता रहे हैं कि साइकोथेरेपी बिना क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के कृपया करके स्टार्ट ना करें। ठीक है, इट इज़ नॉट, एक सेकेंड मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड, ठीक है सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, आई एम क्लियरिंग नाउ। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई एडवाइजेबल या ऐसा कोई कंपल्जन मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें पहले क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करना है फिर साइकोथेरेपी देना शुरू करना है, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि यही फॉलो होना है पैटर्न, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये कोई एडवाइस नहीं करा जा रहा, तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे रही है ऐसा कि तुम साइकोथेरेपी स्टार्ट करो बिना क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के। मतलब कि तुम क्लिनिकल फॉर्मुलेशन कर भी सकते हो अगर तुम करना चाहो, उसके बाद साइकोथेरेपी दे सकते हो, या तुम साइकोथेरेपी दे सकते हो बिना क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बॉक्स समझ आ गया होगा तुम्हें। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, फिर भी इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता मुझसे कृपया करके पूछ लेना। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम तीनों साइकोथेरेपीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आ जाता है साइकोडायनेमिक थेरेपी, सिगमंड फ्रॉइड वाला। इसके अंदर यही है कि साइकोडायनेमिक थेरेपी जैसे कि हमें पता ही है ओल्डेस्ट फॉर्म होती है, ओल्डेस्ट फॉर्म है साइकोथेरेपी की, सबसे पहले यही आई थी, इसके बाद बिहेवियरल आई, फिर एग्जिस्टेंशियल आई। तो ये सबसे पुरानी है साइकोडायनेमिक थेरेपी, और ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। वी नो डैट अनकॉन्शियस माइंड वाले, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वाले, ईगो सुपर ईगो वाले, हमने इनके बारे में पढ़ रखा है बहुत हद तक। वही जो सेक्सुअल ड्राइव्स और एग्रेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं और कहीं पे इनका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, ये वही सिगमंड फ्रॉइड है। और इनके क्लोज कोलैबोरेटर कार्ल यूंग ने मॉडिफाई करा है इनकी ही साइकोडायनेमिक थेरेपी को, जिसको इन्होंने नाम दिया एनालिटिकल साइकोथेरेपी। सब्सिक्वेंटली फ्रूड के जो सक्सेसर थे, जिनको हम नियो फ्रूडियंस के नाम से भी जानते थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है चैप्टर 2 में, जिसमें कैरन हॉर्नी थी, एल्फ्रेड एडलर थे, और एरिक एरिक्सन के बारे में भी आई थिंक पढ़ा है हमने, एक मिनट, हाँ हमने पढ़ा है एरिक एरिक्सन के बारे में भी चैप्टर 2 में। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, फ्रूड के जो सक्सेसर थे, जिनको नियो फ्रूडियंस भी कहते थे, मतलब इन्हीं के जो डेसिपल्स थे, जिन्होंने इनसे ही अलग अपनी थ्योरीज और थेरेपीज़ बनाई थी, इन्होंने इनके नियो फ्रूडियंस जो थे, इन्होंने इस्टेब्लिश करे अपने खुद के वर्जन्स क्लासिक साइकोडायनेमिक थेरेपी के, जो कि मेन सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। उन्होंने नियो फ्रूडियंस ने, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, हाँ, इन्होंने साइकोडायनेमिक थेरेपी के ही नए वर्जन्स बनाए थे। ब्रॉडली साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है वो कंसेप्चुलाइज करती है साइकी का, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर, और डायनेमिक्स जो होते हैं हमारे दिमाग के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना अलग अलग, हाँ, हमारे दिमाग के अलग अलग कंपोनेंट्स के जो डायनेमिक्स हैं वो, और सोर्स क्या है हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का,
मेन कॉज, मेन दिक्कत, कारण क्या है। किसी को भी अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, दिमागी दिक्कतें हो रही हैं या उसको अगर ज़रूरत लग रही है थेरेपी लेने की, तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, और चैप्टर 4 में भी इसके बारे में, कि मेंटल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, कब हम कह सकते हैं कि किसी इंसान को मेंटल प्रॉब्लम है, या वो डिविएट कर गया है, सोसाइटी से अलग बिहेव कर रहा है, नॉर्मल नहीं है वो। हमने ये सब पढ़ा था, चैप्टर 2 में भी देखा था और चैप्टर 4 में भी देखा ही था। फिर भी अगर कुछ लगे ना, समझ नहीं आए तो पूछ लेना। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, स्टेप्स क्या यूज़ होने हैं ट्रीटमेंट के अंदर, और नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का रिश्ता क्या होगा। ठीक है, ये किस तरीके से थेरेपिस्ट जो है टेक्निक्स यूज़ करने वाले क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए, और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा साइकोडायनेमिक थेरेपी का, इसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, या क्या फ़ायदा होने वाला है क्लाइंट को अगर वो साइकोडायनेमिक थेरेपी यूज़ करता है, वो सब नीचे डिस्कस किया हुआ है। मेथड्स ऑफ इलिसिटिंग नेचर ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, कितनी अच्छी हेडिंग है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, मैं हेडिंग समझाती हूँ, लेकिन पहले मैं नीचे का बता रही हूँ, क्योंकि उससे हेडिंग समझ आ ही जाएगी। फिर भी नहीं आई तो मैं वैसे हेडिंग समझाने वाली हूँ। वो हेडिंग के अक्षरों पे मत जाना, वो कुछ भारी भरकम से लिखे हुए हैं। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट तो वही दिमाग में जो है हमारे मनगढ़ंत दिमाग वाला जो चीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चीज़ों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनकम्पैटिबल नीड्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैंने बताया ही था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है साइकोएनालिटिकल अप्रोच देखती है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसे कि ये कॉज है, मेन कारण है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, और पहला स्टेप जो है ट्रीटमेंट के लिए वो यही है कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को इलिसिट करना, इनको पकड़ना, इनको आइडेंटिफाई करना। साइको एनालिसिस के अंदर दो ही चीज़ें मेन आती हैं। अभी सिगमंड फ्राइड ने तो भाई दो ही चीज़ें कही थी मेन, किसी भी इंसान को ट्रीट करने के लिए जो मेन दो चीज़ यूज़ की जाती हैं, फ्री एसोसिएशन वाला मेथड और ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को पकड़ने के लिए या इनको पहचानने के लिए। फ्री एसोसिएशन मेथड जो है वो मेन मेथड है किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले थेरेपेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, क्लाइंट को कंफर्टेबल किया जाता है, और थेरेपिस्ट जो है उसको काउच पर, मतलब जैसे सोफे पर बिठा देगा या लिटा देगा, और आंखें बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, और उससे पूछा जाएगा कि उसके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, या वो क्या सोच रहा है, अभी करंटली उसके दिमाग में चल क्या रहा है बेसिकली। फिर चाहे वो उसका अनकॉन्शियस माइंड बोल रहा है या उसके कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, उसे बोल दिया जाएगा कि जो भी तेरे दिमाग में पहली बारी में कोई भी विचार आता है ना, वो तू डायरेक्ट बोल दे मेरे मुंह पे, सीधा मतलब निकाल दे बाहर मन से वो चीज़ और बोल दे मुझे, बिना उसमें कुछ चेंजेस करे। ठीक है, या बिना ये सोचे कि अगर बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, सीधा बोल दे। ठीक है, क्लाइंट को एनकरेज किया जाता है कि वो फ्रीली एसोसिएट कर सके एक थॉट को दूसरे थॉट के साथ। कौन सा थॉट, जो उसके दिमाग में आ रहा है, कब, जब उसको लेटाया गया, आंखें बंद करने के लिए सोचने को कहा गया है। और इसी मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन। जब क्लाइंट फ्रीली अपनी विचार जो है ना व्यक्त करेगा, पहली बारी में जो उसके दिमाग में आ रहे हैं उसमें बिना कुछ चेंजेस करे वो सामने थेरेपिस्ट को बोल देगा वो चीज़, क्योंकि उससे थेरेपिस्ट को बहुत तगड़ा आइडिया लग जाएगा, बहुत अच्छे से उसे पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ से गुजर रहा है, ऐसे कहाँ दिक्कत आ रही है, और ये ज़्यादातर सोचता क्या है, और कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, देन हाँ, देन है centering super ego and watchful ego are kept in abeyance as client speaks whatever comes to mind in an atmosphere। अब क्लाइंट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, ऐसा एटमॉस्फेयर है उसके आसपास जो कि रिलैक्स है, जो कि ट्रस्टिंग है, जहाँ पर वो भरोसा कर सकता है, खुले हम लाइक उसको बोल सकता है, वो उसके पास पूरी छूट है, जो भी उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं उस टाइम पे सुपर ईगो नहीं आ रही है उसकी। ईगो चाहे उसको चाहे रोक रही है कि मैं ऐसा करूँ ना करूँ, ये करना ये बोलना सही रहेगा भी नहीं रहेगा, बस उसको क्या है, बस वो जो पहले पारी में उसके दिमाग में विचार आएगा वो उसको डायरेक्ट बोल देगा बिना कुछ सोचे या बिना उसमें कुछ चेंजेस करे, क्योंकि उसे ऐसा ही करने को बोला गया है और उसे पता है उसे कोई जज करने वाला नहीं है। एक ही कमरा है, उसी कमरे के बीच बस वही थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच ही सारी बातें रहनी है, कुछ भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तो एटमॉस्फेयर इतना ऐसे रिलैक्स और ट्रस्टिंग क्रिएट किया गया है, तो वो बिना सोचे बोल देगा जो भी उसके माइंड में आएगा। और जैसे कि थेरेपिस्ट बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, उसे रोकेगा या टोकेगा नहीं, तो फ्री फ्लो आइडियाज़ का चलता रहेगा, डिज़ायर्स का और कॉन्फ्लिक्ट्स का भी, जो कि अनकॉन्शियस में उस क्लाइंट्स के
उस क्लाइंट के जो अनकॉन्शियस माइंड में घूम रहे हैं, वही वाले विचार, आइडियाज़, डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं, वांट्स, वो वाली कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जिसको उसने पहले सप्रेस कर दिया था। किसने सप्रेस कर दिया था? उस क्लाइंट की ईगो के द्वारा जो सप्रेस हो गए थे पहले, उसके मन से बाहर निकल नहीं पाए थे, वो अब उनको बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसके अनकॉन्शियस माइंड से कहाँ आ रहे हैं? कॉन्शियस माइंड में। ये फ्री अनसेंसर्ड वर्बल नरेटिव जो क्लाइंट देगा ना, उसके बाद वो विंडो होगी क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड की तरफ, जिसमें थेरेपिस्ट एंटर कर जाएगा, या जिसको थेरेपिस्ट पकड़ लेगा, मतलब थेरेपिस्ट की पहुंच यहाँ तक हो जाएगी। उसके बाद ऐसे समझ लो कि दिस फ्री अनसेंसर्ड वर्बल नरेटिव, जो क्लाइंट बताएगा, जो बोलेगा, वो उसका वर्बल नरेटिव है। वो उसने वो चीज़ बोली है जो उसके दिमाग में पहली बारी में आई है, उसने बिना चेंज करे। जैसे हम लोग होते हैं ना, सामने बंदा जिस हिसाब से होता है, ये सामने वाला जैसा है, हम वैसा उसको सोच समझ के वो चीज़ बोलते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं करी क्लाइंट ने, क्योंकि उसे क्या बोला गया? जो तेरे दिमाग में पहली बार में विचार आता है, बिना सोचे उसको तो डायरेक्ट बोल दे, बिना उसमें कुछ चेंजेस करे, या ये भी मत देख कि तेरे सामने कौन है। पूरी फ्रीडम है, पूरी लिबर्टी है, बोल दे उसे आराम से। उसने बोल दिया, फिर चाहे वो उसका अनकॉन्शियस माइंड का हो, कोई पुरानी बहुत दबी हुई उसके मन में बात है जो उसे परेशान कर रही है, वो भी उसने बोल दी। इससे क्या होगा ना, जो उसका नरेटिव, जिस तरीके से वो चीज़ बोलेगा बाहर, वो बताएगा, उससे थेरेपिस्ट को एक रास्ता मिल जाएगा उसके अनकॉन्शियस माइंड तक जाने का, क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। और जो बातें उसके अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई थी, वो निकल के कहाँ के कहाँ आ जाएंगी? कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वो चीज़ याद कर रहा है, तभी वो चीज़ उसने बाहर निकाल दी, बोल दिया, जो अंदर सप्रेस किया हुआ था, वो रिप्रेस्ड फीलिंग्स, डिज़ायर्स, वांट्स, वो सब कुछ उसने निकाल दिया बाहर, ठीक है। इस टेक्निक के साथ साथ क्लाइंट को ये भी बोला जाता है कि वो लिख कर दे अपने सपने जो उसे आए हैं, जब वो सोए थे, उसे जो जो सपने आए थे ना, जो ड्रीम्स उसने देखे थे नींद में, वो लिख कर दे। कब? जब वो उठ जाए, नींद से जाग जाए, तो जितना जो जो उसको याद है वो लिख कर दे, ठीक है। साइको एनालिस्ट जो है वो देखते हैं ड्रीम्स को एज सिम्बल्स, ऐसे, मतलब वो सिम्बल्स को क्या कहते हैं, हाँ, मतलब ऐसे साइंस और सिम्बल्स की तरह, जो कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को बताते हैं, जो क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट थे। मतलब वो अधूरी इच्छाएं, वो अधूरी विशेस जो क्लाइंट की कभी पूरी नहीं हुई है, जिसको उसने अंदर दबा के रख लिया, वो चीज़ें वो सपने में देख रहा है, ऐसे ये लोग मान के चलते हैं। और वो जब वो नींद से जागा, वो सपना जब उसने लिख के दिया, तो उससे फिर अनकॉन्शियस माइंड की तरफ रीच हो गई इनकी थेरेपिस्ट की, और उससे पता लग गया इस बारे में कि हाँ, ये चीज़ ये सोच रहा है, ये चीज़ पुराना ऐसा कुछ हुआ था, तब भी इसको आज यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, तो जो ड्रीम्स की इमेजेस हैं वो सिंबल्स हैं, जो कि सिग्निफाई करेंगे इंट्रासाइकिक फोर्सेस को। ड्रीम को एज सिंबल्स यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होते हैं और ये ईगो को अलर्ट नहीं करते। अगर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दिया जाता है, तो एवर विजिलेंट ईगो जो है उन्हें सप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से एनजाइटी होगी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली हर चीज़ इंसान एक्सप्रेस नहीं करता है, अपनी हर वो भावना नहीं दिखाता ना, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है, जो वो करना चाहता है। क्यों? ईगो जो होती है ना, एक अवेयर कॉन्शियस पर्सन की, वो उसे सप्रेस कर देती है, उसे बोल देती है कि रिप्रेस कर दे अभी ये फीलिंग्स, अभी ये करना या दिखाना सही नहीं रहेगा, वैसा माहौल नहीं है। और उसकी वजह से फिर एनजाइटी होती है, वो चीज़ कभी बाहर निकल नहीं पाती, तभी क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है। ये सिम्बल्स जो है, इनको इंटरप्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड कन्वेंशन, जो कि मतलब ट्रांसलेशन इनकी की जाती है एज इंडिकेटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। इनको ऐसे करके समझा जाता है, थेरेपिस्ट इनको ऐसा समझता है। देन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रांसफरेंस और इंटरप्रिटेशन, दो मीन्स हैं, दो तरीके हैं पेशेंट को ट्रीट करने के। जैसे जैसे अनकॉन्शियस फोर्सेस को लेकर आते हैं ना हम कॉन्शियस रियान में, अनकॉन्शियस में जो थे चीज़ें, उनको जब हम कॉन्शियस माइंड में लेकर आ गए ना, वही जो उसके सपने उसे परेशान कर रहे थे, या जो सपनों में उसे वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, वो चीज़ें आ रही थी, वो जब उसने बाहर निकाला, इतने टाइम से जो अंदर दबा हुआ था, उसे बाहर निकालने का मौका मिला, तो जब वो चीज़ उसके कॉन्शियस माइंड में आती है फ्री एसोसिएशन से, ड्रीम इंटरप्रिटेशन से, जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया, तो क्लाइंट आइडेंटिफाई करने लग जाता है थेरेपिस्ट को एज अथॉरिटी फिगर्स, जो उसके साथ पास्ट में कभी थे, ड्यूरिंग या यूजुअली उसके चाइल्डहुड के दौरान जो उसके साथ थे, ऐसे अथॉरिटी फिगर्स। मतलब वो थेरेपिस्ट को वो वाला बंदा समझने लग जाएगा जो पास्ट में उसके साथ था कभी, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है उसको वो एज प्यूनिटिव फादर भी देख सकता है, मतलब क्लाइंट उसको एज अपना पापा भी समझ सकता है, जो कि इतना सपोर्टिव या इतना अच्छा नहीं था कभी। प्लस एज नेग्लिजेंट मदर भी देख सकता है, इतनी अच्छी
मदर जो उसकी कभी नहीं थी क्लाइंट की, वो उसको ऐसे भी देख सकते थेरेपिस्ट को। थेरेपिस्ट मेंटेन करेगा वही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और परमिसिव एटीट्यूड, और वो अलाउ थेरेपिस्ट जो होगा ना वो मेंटेन करेगा वही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और परमिसिव एटीट्यूड, और वो अलाउ करेगा क्लाइंट को कि वो कंटिन्यू कर सके अपने इमोशनल आइडेंटिफिकेशन के साथ। मतलब अगर क्लाइंट पुराने पास की अथॉरिटी फिगर कुछ भी थेरेपिस्ट को समझ रहा है ना, फिर चाहे वो उसका फादर था जो कि इतना अच्छा नहीं था या इतने अच्छे से उसके साथ बिहेव नहीं करता था, पेश नहीं आता था इतने अच्छे से उसके साथ, या उसकी इग्नोरेंट मदर थी, अगर वो थेरेपिस्ट को समझ रहा है तो ठीक है, थेरेपिस्ट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थेरेपिस्ट को क्या करना है, उससे तो वही नॉन जजमेंटल रहना है, ठीक है। वो नॉन जजमेंटल रहेगा, वही परमिसिव एटीट्यूड दिखाएगा, एक्सेप्टेंस देगा, पूरी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देगा क्लाइंट को, और उससे अलाउ करेगा कि वो कंटिन्यू कर सके अपने इस इमोशनल आइडेंटिफिकेशन के साथ। मतलब जो वो थेरेपिस्ट को समझ रहा है समझता रहे, फिर चाहे वो पास की कोई बहुत गंदी वुमेन है या उसकी खुद की मदर है जो उसके साथ इतनी अच्छी नहीं थी, या कोई उसका दोस्त है जो बहुत बुरा था जिसने उसके साथ बहुत धोखाधड़ी करी, ऐसे कुछ भी लाइक, ठीक है। यही होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस। देन थेरेपिस्ट एनकरेज करेगा इस प्रोसेस को, थेरेपिस्ट एनकरेज करेगा इस प्रोसेस को ऐसे क्योंकि वो हेल्प कर रहा है क्लाइंट के अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने में, और क्लाइंट जो है वो एक्ट आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा अपने फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कोई डर, फियर है तो, डिप्रेशन है तो, जो कि जो वो अभी तक झेल रहा था, जो उसके अंदर अभी तक था, जो उसने वो बैगेज कैरी करा हुआ था ना, इमोशनल बैगेज, वो भार, वो उसको बाहर निकाल देगा टुवर्ड्स वो वाला पर्सन जो पास में उसके साथ जिसने कुछ भी बुरा बुरा किया, जिसकी वजह से उसे दिक्कत आई, जो आज तक उसके दिमाग में उसे परेशान करता है पर कभी बाहर नहीं निकल पाया, तो वो उसे बाहर निकाल देगा। लेकिन उस टाइम पे वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो आज उसे प्रेजेंट में वो मौका मिला उस चीज़ को बाहर निकालने का। अब वो पास का बंदा तो नहीं है उसके सामने जिसने उसके साथ ऐसे सब कुछ करा, या जिसके प्रति वो गुस्सा, वो बैर, वो दुश्मनी जो उसे बाहर निकालनी है, वो पास का पर्सन नहीं है अब। बट थेरेपिस्ट क्या है, वो सब्सटीट्यूट बन गया, ऑल्टरनेट बन गया उस पास्ट वाले पर्सन का जिसके प्रति उसके मन में कुछ भी बुरा बुरा था, उसने थेरेपिस्ट से वो सब प्रेजेंट में बाहर निकाल दिया। इस स्टेज को बोला जाता है ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। मैं एक बार रीड भी कर लेती हूँ। थेरेपिस्ट एनकरेजेस दिस प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स her him in understanding unconscious conflicts of the client acts out his or her frustrations, anger, fear, depression that he or she is harbored towards that person in the past but could not express at that time. Therapist becomes substitute or alternate for that person in the present. This stage is called transference neurosis। यानी कि पुराने टाइम में, पास्ट में क्लाइंट को किसी बंदे से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसके साथ किसी ने कुछ बहुत बुरा बुरा किया, बट वो अंदर ना उसको सह गया, अंदर वो झेलता गया, उसको बाहर नहीं निकाल पाया, उसने टॉलरेट कर लिया, उसे बाहर निकालने का चांस ही नहीं मिला, उसे बोलने नहीं दिया गया। तो आज प्रेजेंट में जब वो उन्हीं अपने पुराने दुख भरी चीज़ों को, उसी दर्द को वापस लेकर आ रहा है ना अपने अंदर, जब वो चीज़ें याद कर रहा है, तो उसे एक मौका मिल गया उस चीज़ को बाहर निकालेगा, क्योंकि वो थेरेपिस्ट को एज वो पास्ट का पुराना अथॉरिटी फिगर देख रहा है जो उसके ऊपर अपना रौब जमाता था और उसकी कभी चलने नहीं देता था, या उसके साथ जो बुरा बुरा करता था। तो उसने वो सब अपना चीज़ बाहर निकाल दिया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, हेट्रेड, वो सारा बाहर निकाल दिया। प्रेजेंट में थेरेपिस्ट को वो पुराना पास्ट का अथॉरिटी फिगर समझ गया, और इसी को कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। एक जो फुल ब्लोन ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस होता है ना, वो हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट को जिस तरीके के या जिस टाइप के इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट से जो क्लाइंट सफ़र कर रहा है ना, उनको समझने के लिए, उनका नेचर पता करने के लिए कि वो किस तरह के इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट हैं जिससे क्लाइंट गुजर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है जिसके अंदर ठीक है। तो अगर पूरे तरीके से अच्छे से ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस वाला स्टेज हो जाता है थेरेपी सेशन के दौरान, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही मददगार टाइप प्रूव होता है। थेरेपिस्ट को ये अवेयर करता है इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि क्लाइंट फेस कर रहा था, उनका नेचर समझने में, कि वो किस तरह के, किस टाइप के इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या किन चीज़ों से, किन दिक्कतों से एक्चुअली में क्लाइंट गुजर रहा था। ये समझने में थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसको एक ना हिंट मिल जाता है और एकदम करेक्ट आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ थी, ये दिक्कत आ रही थी क्लाइंट को, वो समझ पाता है उसे आराम से। और पॉजिटिव ट्रांसफरेंस तब होता है जब क्लाइंट आइडियलाइज करता है, जब क्लाइंट को प्यार हो जाता है बेसिकली, या प्यार होने लग जाता है, वो फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती है क्लाइंट को थेरेपिस्ट के प्रति, और वो थेरेपिस्ट का अप्रूवल लेता है, थेरेपिस्ट की हर बात मानता है, हर चीज़ सुनता है, तो हो जाता है पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। नेगेटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है। ये तब होता है जब क्लाइंट के अंदर ना फीलिंग्स आती हैं
हॉस्टिलिटी की मतलब जो बिल्कुल फ्रेंडलीनेस नहीं है, बैर है, दुश्मनी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दूसरे के अगेंस्ट। हॉस्टिलिटी की, गुस्से की, एंगर की और रिसेंटमेंट की फीलिंग्स जब आती है ना क्लाइंट के अंदर थेरेपिस्ट के प्रति, ठीक है, उस टाइम पे नेगेटिव ट्रांसफरेंस होता है। अब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो हो ही जाएगा क्योंकि क्लाइंट को जब बाद में होश आएगा ना, जब वो वापस प्रेजेंट में आ जाएगा, जब वो उस चीज़ से बाहर निकलेगा, वो उसको पास्ट फिगर थेरेपिस्ट को समझना जब बंद कर देगा, अवेयर हो जाएगा, वापस कॉन्शियस हो जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि हाय ये तो मेरा इतना कुछ बुरा भला जो मैंने इसको बोला पुराना पास्ट का फिगर समझ के, या वो बंदा जिसने मुझे बहुत परेशान किया था, बहुत दुख दिया था, वो समझ के जैसे मैंने गलत तरह इसके साथ बिहेव करा है, सब कुछ झेल गया, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, एक मतलब चूँ तक नहीं करी, एक उंगली भी नहीं उठाई, कोई सवाल नहीं किया, मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं करा, इतना अच्छा रहा है मेरे साथ, तो प्यार हो सकता है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है, अगर वो सोचता रहे आगे तक भी कि नहीं ये वही पास की फिगर है, ये वही गंदा बंदा है जिसने मुझे परेशान किया था पुराने समय में, इस टाइम पे मुझे ये दुख दर्द दिया था, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा और वो थेरेपिस्ट को ही वही पास का फिगर समझता रहेगा। ये एक बारी को समझना बंद भी कर दिया उसने तो भी वो सोचेगा कि इसने मेरे को वही सब कुछ, वो पुरानी चीज़ें याद क्यों दिलवाई, वापस से क्यों इसने वही मेरे दुखती रत पे हाथ रखा, या जले पे नमक क्यों छिड़का, वो ये सोचता रहेगा। देखो मैंने सामने लिखा भी है, शायद इससे थोड़ा ढंग से समझ आए, एक सेकेंड। देखो मैंने सामने लिखा है, वही सब पुराना याद करना होता है जो बड़ी मुश्किल से ना तुमने भुलाया होता है, तभी तुम उससे अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो। तो वही सब की इमेज जब वापस से सामने आती है, उसको वही सब चीज़ें याद करने को कही जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो मेन उसके कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। वो सब जब वो याद करेगा तो वो उसी पुराने टाइम में वो एक तरह से वो उसी पुराने टाइम में पहुंच जाएगा। मेरे पता नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों हो रहा है इतना। हाँ, वो उसी पुराने टाइम में एक तरह से पहुंच जाएगा। वो थेरेपिस्ट को तभी वो पास का फिगर समझने लग जाएगा जिसने उसके साथ बहुत बुरा बुरा किया था कभी, ठीक है। और जब वो सब चीज़ें बाहर निकलेंगी तो मे बी वो वापस से फिर अवेयर हो जाए, नॉर्मल हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा इस थेरेपी सेशन के दौरान था, और फिर मैंने थेरेपिस्ट को ऐसा समझा पुराना पास का फिगर, बट अभी सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, और थेरेपिस्ट ने ऐसे मेरे को वो जो अंदर दबा हुआ था ना इतने टाइम से, वो बाहर निकालने में मेरी मदद करी, या मुझे वो मौका दिया कि मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा कि मैं उसे बाहर वो निकाल सकता हूँ। और मैंने थेरेपिस्ट के साथ ऐसे बिहेव करा, इसको पास्ट का ऐसे बुरा पर्सन समझा, तब भी थेरेपिस्ट ने बुरा नहीं माना मेरी बात का, वो मेरे साथ नॉर्मल रहा, नॉन जजमेंटल रहा, उसने मेरे साथ अच्छे से पेश आया, वो मेरे साथ अच्छे से, वो मेरे साथ बहुत सही रहा, ठीक है। तो वही फॉल इन लव वाला चीज़ हो सकता है पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। नेगेटिव तब जब वो बात तक भी ये सोचता रहे कि इसने मुझे वो सब चीज़ें याद दिलाने पे मजबूर कर दिया जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से भुलाया था, या जो मैं याद करना कभी नहीं चाहता था, वही दुख दर्द, वही सब पुरानी चीज़ें मुझे याद आई, तो नेगेटिव ट्रांसफरेंस हो सकता है। अभी के लिए वैसे इतना ही, और आगे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, या मैं रेजिस्टेंस भी बता दूँ बट मैंने लिखा नहीं वहाँ सामने। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस के अंदर रेजिस्टेंस भी आती है, मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस को जब हम एक्सपोज करते हैं अनकॉन्शियस विशेस कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, तो उस टाइम पे डिस्ट्रेस लेवल्स जो होते हैं क्लाइंट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और क्लाइंट तभी रेजिस्ट करता है, मना करता है, रिफ्यूज़ करता है ट्रांसफरेंस के लिए। होता क्या है ना, ट्रांसफरेंस के प्रोसेस के दौरान ना अनकॉन्शियस विशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर निकल के आते हैं क्लाइंट के, जो इतने टाइम से अंदर दबे हुए थे। हमने देखा ही अभी क्या होता है ट्रांसफरेंस में, जिसकी वजह से ना क्लाइंट का डिस्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से क्लाइंट मना करता है, रिफ्यूज़ करता है वो बोले थेरेपी सेशन में आने के लिए जहाँ पे उसके साथ ट्रांसफरेंस किया जाएगा, या जहाँ पर उसे मजबूर किया जाएगा कि वो पुरानी चीज़ें जो उसने अंदर दबा के रखी है ना, वो उसे बाहर निकाल दे, वो सारा इमोशनल बैगेज वो फोड़ दे सामने, सब एकदम बाहर एकदम निकाल दे पूरे ढंग से। तो रेजिस्टेंस के दौरान क्या होता है, क्लाइंट ना आगे थेरेपी लेना नहीं चाहता, मना करता है, प्रोग्रेस ऑफ थेरेपी ना हो आगे, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है उन चीज़ों से जो उसने कभी बड़ी मुश्किल से भुलाई थी, या जो वो याद करना नहीं चाहता था, कुछ बहुत बुरा बुरा उसके साथ हुआ था पास में, तो वो रिकॉल करना नहीं चाहता वही पेनफुल मेमोरीज़ को, वही अनकॉन्शियस विशेज़ एंड नीड्स को जो उसकी पूरी नहीं हो पाए थे, वो अनफुलफिल्ड रह गए थे जो। तभी रेजिस्टेंस कॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कॉन्शियस रेजिस्टेंस वो होता है या तब प्रेजेंट होता है जब क्लाइंट डेलिबरेटली कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है या बाहर निकाल ही नहीं रहा, उसके दिमाग में आया ये चीज़ उसे पता है कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ पुराना पास्ट में बुरा बुरा हुआ था, बट वो उसे बाहर बोलेगा नहीं, थेरेपिस्ट के सामने बाहर नहीं निकालेगा, क्यों, उसे डर लगता है, वो याद करना नहीं चाहता वही पुरानी चीज़ें।
हम होता है ना, कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, कोई बहुत दिन हमारा बहुत बेकार और बहुत बकवास सा कटा होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये कभी ना आए मेरी लाइफ में दिन, या मैं इसको याद ही करना नहीं चाहता, इसे भुला दूँ जितना जल्दी हो सके, या वापस मुझे दिन देखना ना पड़े। हम ऐसे करते हैं, वही वो चीज़ कर रहा है क्लाइंट। अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस ये होता है, या इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ये तब प्रेजेंट होता है जब क्लाइंट एकदम चुप हो जाता है थेरेपी सेशन के दौरान और रिकॉल करता है वो ट्रिवियल डिटेल्स, ठीक है, बिना इमोशनल, एक सेकेंड क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मतलब जो उससे इमोशन से जुड़ी चीज़ें होंगी ना वो याद नहीं करेगा, सिर्फ वो डिटेल्स याद करेगा और अपॉइंटमेंट मिस करना शुरू कर देगा, लेट आएगा थेरेपी सेशन में। तो यही थेरेपिस्ट ओवरकम करता है रेजिस्टेंस को, बार बार पेशेंट को कॉन्फ्रंट करवा के वही पुरानी चीज़ें जो उसने फेस करी होती है उन्हें बाहर निकलवाने के लिए वो थेरेपिस्ट उसे जोर देता है। मतलब एज इन फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तू आ थेरेपी सेशन में, या मैं तेरे साथ जो करने को कह रहा हूँ वो तो करना ही, बट उसे एक ना कोशिश करेगा कि वो कॉन्फ्रंट कर सके, फेस कर सके अपनी रियलिटी को, जो उसके साथ पुराना कुछ हुआ ना उसे बाहर निकाल पाए, वो अंदर दबा के ना रखे अपने, कि अंदर दबा के रखने में ज़्यादा दिक्कत होती है, और जब बाहर निकालने का मौका मिल रहा है, उसे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है तो उसे निकाल देना चाहिए बाहर। वो उसे समझाता है, थेरेपिस्ट बताता है, तो वो रिपीटेडली कन्फ्रंट करवाएगा अपने पेशेंट को उन चीज़ों के साथ, और अनकवर करेगा उन इमोशंस को, जैसे कि एनजाइटी हो गया, फियर हो गया, शेम हो गया, गिल्ट हो गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वो मना करता है, नहीं आना चाहता थेरेपी सेशन में। और मैंने ये भी बता ही दिया है, लिख के मैं वापस से समझा दूँगी नेक्स्ट में, एक बार सारा देख लो जो मैंने सामने लिखा है, क्योंकि पूरी वीडियो में दिख नहीं रहा था जो मैंने सामने लिखा था। हालांकि लिखा मैंने वही है, अपना वही टेढ़े स्टाइल में बहुत उल्टे तरीके से, फिर भी देख लो एक बार ही। नेक्स्ट में कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन का पढ़ेंगे, इतने में कुछ भी समझ ना आया हो, वो भी वर्ड, सॉरी कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगा हो या कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। वैसे मैं वर्ड्स वगैरह समझा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिख के एक बार बता दूँगी जो मुश्किल थे इसके अंदर। और इतने में कुछ भी समझ ना आया हो तो कृपया करके मुझसे बेझिझक होकर पूछ लें, ठीक है, तो प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट में कन्फ्रंटेशन क्लैरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस में मैं एक बार दोबारा से समझा दूँगी, उसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जितना अब तक इस चैप्टर का पढ़ाया है उसमें भी कुछ समझ ना आया है पूछ लेना, पहले भी जितना पढ़ा दिए चैप्टर्स उसमें से भी कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम निकाल के।